आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना से कैसे डील करें। हम सभी को पता है कि शी जिनपिंग चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। माओ जेडोंग का एरा रिपीट हो रहा है और चीन एक बहुत ही बड़ी ताकत की ओर बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन में ये भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि जल्द क्रांति आएगी, क्योंकि शी जिनपिंग का कार्यकाल हद से ज्यादा परेशान करने वाला रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना से डील कर सकते हैं, भारत को क्या क्या एहतियात बरतने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा ये इनिशिएटिव टफ से टफ सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को बहुत ही आसान शब्दों में आप तक लेके आएगा। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है चाइना के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए, अलग अलग लोग, अलग अलग मिसकंसेप्शन, लेकिन एक जो वाइडली शेयर किया जाता है, चाइना सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा 2049 तक, यानी कि 2050 आते आते चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनेगा। और ये व्यू चाइना के इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने हम सब पे रीइंफोर्स किया है। इकोनॉमी अच्छी तो चाइना बहुत अच्छा। और आज हम सबको पता है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पास्ट इवेंट्स की बात करें तो ये हमेशा से डेंजरस रहे हैं और ट्रेंड लाइन चेंज होती रही है। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन की डेमोग्राफिक डिक्लाइन पे है और लेबर फोर्स ऑलरेडी 2015 में पीक कर चुकी है। जो पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन तो अब ना के बराबर है। चीन ने बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजी में। स्टेम, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, चीन ने यहां पे बाजी मारी है। लेकिन बहुत सारी चीजों पे अभी भी चीन पीछे है। चीन को लगता है कि भले ही हमारे पास यंग लेबर नहीं हो, भले ही लेबर प्रोडक्टिविटी घट रही हो, लेकिन टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस कर देगी। लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी, लेबर और कैपिटल दोनों ही डिक्लाइन पे हैं और टेक्नोलॉजी भी अभी उस लेवल की नहीं है जिससे लेबर को रिप्लेस किया जा सके। तो सबसे पहले हमको इस बात में नहीं फंसना है कि चाइना 2050 तक सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। अगला मिसकंसेप्शन जो चाइना के बारे में है वो है कि चाइना एक सोशलाइज्ड कंट्री है। रूल्स और नॉर्म्स उसने पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि अमेरिका डोमिनेट करता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। चाइना का जो स्ट्रैटेजिक कल्चर है वो इनवर्ड लुकिंग रहा है। ज्यादा चाइना बाहर की तरफ नहीं देखता है, चाइना अपने पे ही फोकस करता है। कहने का मतलब ये है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी भले ही रहा हो, लेकिन दोस्तों ये खत्म है, क्योंकि चाइना की स्ट्रैटेजी अब एक्सपेंशनिस्ट हो गई है। ना सिर्फ वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, पड़ोसों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। चाइना ने लगभग हर देश में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और कुछ जगह तो उसने खरीद ली है, चाहे वो श्रीलंका का हम्बन तोता हो या फिर पाकिस्तान का ग्वादर हो। हर कोई चाइना के चंगुल में फंसता जा रहा है। कौटिल्य याद आते हैं, द ग्रेट इंडियन फिलोसफर एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। उन्होंने एक बात बोली थी, साम दाम दंड भेद, और वो चाइना इस समय कर रहा है। अगला सवाल यह होने वाला है कि वो कौन से डायनेमिक्स हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करेंगे। हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी इंडो पैसिफिक के लिए? तो सबसे पहले तो चाइना का राइज। अभी अगर हम बात करते हैं तो चाइना एक हेजिमोनिक पावर की तरफ बढ़ रहा है। साउथ ईस्ट नेशंस हो, चाहे साउथ नेशंस हो, जो एशिया में साउथ एशियन नेशंस हो, वो सबको पता है कि चाइना को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी कि चाइना ने अपने डिप्लोमेट्स को खुला छोड़ के रखा है। वेस्ट ने एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया, लेकिन चाइना ने वहीं अपने डिप्लोमेट्स तैयार करके रखे हैं कि अगर तुमको कोई एक गाली दे तो तुम उसको 10 गाली दो। यह साफ साफ जाहिर करता है कि मल्टीलेटरल प्रेजेंस चाइना का है और भयानक है। दूसरा, अमेरिका कितना ज्यादा कमिटेड है
साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक के लिए। अगर ऑकस और क्वाड पे ध्यान दिया गया तो हम चाइना को रोक सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका की लीडरशिप आज वीक है, और उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का हम भरोसा नहीं कर सकते। कब अमेरिका साथ छोड़ के चला जाए हमको नहीं पता। तीसरा, चीन को अगर कोई रोक सकता है, और इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है भारत। भारत यकीनन एक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, स्टेटस बढ़ता जा रहा है और इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ हम चीन को रोक सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस रीजन के फ्यूचर के लिए। और चौथा, ब्लैक स्वान इवेंट्स, जो बहुत ही रेयर। ब्लैक स्वान, आपने हंस को सफेद ही देखा होगा लेकिन काला हंस नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इवेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन जब ये इवेंट्स होते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। पैंडेमिक, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफे या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहीं यूज हुआ तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स भी फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि यहां पे बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन चाइना के लिए अमेरिका का आना बहुत जरूरी है और भारत का आना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है कि अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ताकतवर देश हैं, और यही चाइना को मिलकर रोक भी सकते हैं, बाकी किसी और के बस की नहीं है। अगला सवाल यह होगा कि चीन के साथ हम लड़ें कि कोऑपरेट करें। चलिए, इसका भी जवाब हम ढूंढते हैं। देखिए, वेस्टर्न स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बैलेंस पे बात करती है। अमेरिका किसी को रोकेगा नहीं, बट पावर बैलेंस करेगा ताकि उसमें उसका भी फायदा हो। कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ नए पर्सपेक्टिव हमको देती है, और इसमें कौन आता है? भारत। भारत क्या कहता है? वॉर, पीस, ऑर्डर, जस्टिस और मोरालिटी जरूरी है, और बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में यह हमको दिखता है। हम बात कर रहे हैं धर्म की। भारत में धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है वॉर एंड पीस पे। हम धर्म मतलब रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म मतलब होता है जो सही है, जो सबके हित में है, जो इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जो ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। दूसरा, धर्म मतलब होता है एक्शन। पैसिविटी मतलब नहीं होता है। मटेरियल इंसेंटिव को नहीं देखना हमको नहीं देखना कि किस देश से हमको कितना पैसा मिल रहा है, कितना लाभ हो रहा है। अगर उस देश में गलत हो रहा है तो हमको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी भारत बनेगा विश्व गुरु। नैरोली डिफाइंड गेन्स को हमको साइड में रखना है कि छोटे छोटे गेन्स से कोई फायदा नहीं होगा। डिसाइसिवली हमको एक्ट करना है और धर्म को स्थापित करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि चाइना अधर्म के साथ है। जब जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती है आतंकवादियों के खिलाफ, चाइना हमेशा अपनी वीटो पावर यूज करता है। और आपको जान के हैरानी होगी, म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को चाइना हथियार दे रहा है। और धर्म की इस लड़ाई में हम सबको साथ आना पड़ेगा। धर्म रिक्वायर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट फियर एंड विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। कौरवों की भीड़ में एक अकेला अर्जुन ही काफी है। और धर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के डॉक्ट्रिन पे काम करता है। बहुत ज्यादा जरूरी है इसको लेके आना, और इसमें डिप्लोमेसी भी आती है, लेकिन पर्पसफुल वायलेंस भी आता है। हम बात करेंगे, लेकिन अगर हिंसा की जरूरत पड़ी तो वो हमको कभी कभी करनी पड़ेगी। चुप नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि ट्रू स्टेट क्राफ्ट एंड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी इनसेपरेबल है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म एक बहुत बड़ा रास्ता है, और इसी से ही बैलेंस भी हो सकता है, कोऑपरेशन भी हो सकता है। आखिरी सवाल, अगला सवाल और आखिरी, अमेरिका और चीन का फ्यूचर क्या होने वाला है? पॉलिसी मेकर्स कैसे इस संबंध को समझें? इसका जवाब यह है कि सबसे पहले तो अमेरिका और चीन को एक दूसरे को डिमोनाइज नहीं करना है।
अभी तक दोनों एक दूसरे की तरफ आंखें तरेरते हैं, लेकिन इसको बंद करना होगा क्योंकि सिचुएशन कोल्ड वॉर जैसी नहीं है। हम सबको पता है कि चीन को दुनिया की ज़रूरत है और दुनिया को भी चीन की ज़रूरत है। इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस अमेरिका और चाइना की एग्जिस्ट कर रही है, और इससे पहले अमेरिका और चाइना के इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। पॉलिसी मेकर्स को इस रिलेशनशिप को कोऑपरेटिव राइवलरी के तौर पे देखना पड़ेगा, या फिर कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस रादर देन वॉर। हम कोऑपरेट करेंगे और आपसे बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, तब अमेरिका और चाइना दोनों ही खुश रहेंगे। हालांकि एक चीज और हो सकती है, अगर चाइना चेंज हो गया तो ये हमारे लिए एडेड बोनस होगा। अब चाइना कैसे चेंज हो सकता है? चाइना में क्रांति आ जाए, चाइना में सरकार बदल जाए, या शी जिनपिंग का विचार बदल जाए। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि चीन के आंतरिक हालात भी बहुत खराब हैं। लोग इस समय शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ये लेक्चर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चाइना से हमको डील करना है और इसमें भारत की भूमिका क्या रहने वाली है। इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।